दोस्तों अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो बेसिक से एडवांस तक, तो आज की वीडियो आपके लिए है। और रिज्यूम कैसे बनाना है वो भी आपको आज मैं बताने वाला हूँ। थियोरटिकल वीडियो रहेगी, प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा मैं, लेकिन प्रैक्टिकली वे से आपको सिखाने वाला हूँ। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन लेंगे जो आपको मेरे ख्याल में पता भी होंगे। मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे आपको वेबसाइट पे मिलते रहते होंगे, लेकिन इनको मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करता हूँ और एडवांस तक आपको लेके जाऊँगा। अप्रॉक्स आपके लिए 25 से 30 इंटरव्यू क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, तो वो देखना। उसके बाद जब इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन हमारी हो जाएगी, उसके बाद हम करेंगे रिज्यूम मेकिंग। आपको एक रिज्यूम दिखाऊंगा मेरा खुद का कि क्या क्या आपको डालना है, क्या क्या स्किल डालनी होती है, वो सब चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको एक काम करना है, उसके लिए कंप्लीट वीडियो देखनी है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो उसके बाद आप सीख जाओगे। 20 से 25 मिनट में लेने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में गेमिन इंडिया में, हाउ विल ट्रक बी चेक्ड ऑन साइड व्हेन रिसीविंग कंक्रीट। देखो क्या है, जब आपका आरएमसी कंक्रीट रहता है, रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, तो जब वो साइट पे आता है एज ए क्वालिटी इंजीनियर, साइट इंजीनियर, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपको क्या चेक करना है। इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, लेकिन आपको आंसर क्या रहेगा आपका। देखो जैसे ट्रक आएगा, पहले उसका आपको मेन चीज़ देखनी है बैचिंग टाइम। कहीं मतलब 1-2 घंटा डिले हुए ट्रक तो नहीं आया, उसका बैचिंग टाइम आपने देख लिया कि प्रॉपर बैचिंग टाइम है, जो कंक्रीट मंगाया वही है, जितना क्वांटिटी मंगाई है वही, वो चीज़ें देख ली तो ट्रक अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपको उसका स्लम्प देखना है कि स्लम्प वैल्यू जितनी हमने मंगवाई थी वो स्लम्प वैल्यू आई है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अगर आपने 130 mm स्लम्प बोला है और आया 100 है या 150 है, तो वो काफ़ी इफेक्ट करेगा आपको। अगर पंप से कंक्रीट कर रहे हो, यहाँ से कंक्रीट कर रहे हो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जैसे ही कंक्रीट आ गया, उसके बाद आपको उसका स्लम्प टेस्ट करना है कि जो पर्ची पे या फॉर्म पे लिखा है कि इतना स्लम्प हमने भेजा है, तो उतना स्लम्प आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो देख लिया। फिर आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है, क्योंकि क्या होता है जैसे पानी मिक्स हो जाएगा सीमेंट में तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और उसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपको एक्सेप्टेबल क्या करना है, मिनिमम टेम्परेचर आपका 10 डिग्री होगा तो एक्सेप्टेबल है। मैक्सिमम 32 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर हुआ तो मीन्स उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वो काफ़ी टाइम से कंक्रीट बना पड़ा है, तो उसकी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो वो चीज़ आपको चेक कर लेना है। 32 डिग्री उसका सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद कंक्रीट वर्क स्टार्ट हो गया। उसमें आपको सैंपल ले लेने हैं क्यूब टेस्ट के लिए या सिलेंडर टेस्ट, जो भी हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे उसके लिए आपको सैंपल कलेक्ट कर लेने हैं। जितनी भी क्वांटिटी होगी उसके हिसाब से आपको सैंपल ले लेने हैं। जैसे 1 से 6 m क्यूब है तो आपको एक सेट मतलब 6 क्यूब आपको फिलअप कर देने हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, इज़ कंक्रीट स्ट्रॉन्गर विद मोर सीमेंट। क्या कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है अगर उसमें हम ज़्यादा सीमेंट डालते हैं तो कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होते जाता है। देखो होता क्या है, जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी, वाटर सीमेंट रेशो की। अगर हम पानी उसमें ज़्यादा डालेंगे, अगर देखो हमारी वाटर सीमेंट रेशो क्या रहती है, 0.40 से 0.60 हमारी रहती है अकॉर्डिंग टू सीमेंट। तो अगर हम ज़्यादा पानी उसमें डालेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज़ होती जाती है। अगर हम कम पानी डालेंगे, ये नहीं है मतलब जितनी प्रोपोर्शन का है वाटर रेशो, जिस M30 M25 M20 है, जितना कहा है कि इतना उसमें पानी होना चाहिए, तो उतना होना ही होना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें कम डालेंगे तो अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, उतना होना चाहिए। अगर उससे हम ज़्यादा डालते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी स्ट्रेंथ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना पानी डालेंगे उतना वो स्ट्रेंथ डिक्रीज उसकी होती जाती है। और जितना हम सीमेंट, ये नहीं है कि ज़्यादा सीमेंट डालेंगे तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा क्रैक्स दिखेंगे अगर ज़्यादा सीमेंट डाल दिया। लेकिन अगर आप पंपेबल माल है, पंप से कंक्रीट कर रहे हो, तो उसमें 10% तो ऐसे भी हमारा सीमेंट ज़्यादा ही डालना होता है। बाकी डिज़ाइन मिक्स के हिसाब से हमें सीमेंट डालेंगे तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी। ये नहीं है कि बड़ा ज़्यादा सीमेंट डालने से ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है, नहीं। जितना डिमांडेबल है, जितना नीड है उतनी डालना है। उससे 10-15% ज़्यादा रहता है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ेगी। लेकिन कम डालेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। और सैंड की क्वांटिटी हमें प्रोपोर्शनल डालनी होती है जितनी हमारी नीड है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, देखो अगर ज़्यादा वाटर रेशो हम रखते हैं, कंक्रीट हमारा वर्केबल हो जाएगा, काम करने लायक अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जैसे मैंने कहा स्टार्ट में डिक्रीज हो जाएगी। और प्लास्टिसाइजर क्या काम करता है, पानी से अच्छा है कि आप प्लास्टिसाइजर उसमें डालो। प्लास्टिसाइजर क्या करेगा, कंक्रीट को वर्केबल भी कर देगा, देर तक वो चलेगा भी। और प्लास्टर और रिटार्डर में क्या डिफरेंस हो गया, रिटार्डर हो गया मतलब सेटिंग टाइम उसका
स्लो कर देता है। और प्लास्टिसाइजर क्या करता है, कंक्रीट को वर्केबल कर देता है, फ्लेक्सिबल कर देता है, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट कंक्रीट डालते जाएंगे और लेबर उसको फैलाती जाएगी। अगर उसमें वाटर रेशो कम होगी या प्लास्टिसाइजर नहीं होगा तो वो माल थोड़ा टाइट होगा, उसको यूज़ करने में दिक्कत होगी और वो ज़्यादा वर्केबल नहीं होगा। और बाद में इस पर एक और क्वेश्चन आएगा इसी के रिलेटेड, वो आगे मैं बताता हूँ। व्हाट हैपन इफ़ यू डोंट ऐड इनफ वाटर टू कंक्रीट। देखो यही क्वेश्चन आ गया, क्या होगा अगर आप पानी जितना पानी चाहिए कंक्रीट को उतना पानी नहीं डालोगे, तो उससे क्या होता है। पहली चीज़ तो ज़्यादा पानी नहीं डाला हमने तो उसमें हमारे हनी कॉम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो वर्केबल भी नहीं रहता है कंक्रीट, उसको मतलब काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है, लेबर ज़्यादा लगेगी उसको हैंडल करने में, और वो जल्दी जल्दी हार्ड होने के लगेगा, ड्राई हो जाएगा। तो ये होगा क्या, उससे ये होगा कि उसमें वर्केबल नहीं रहेगा, उसमें हमारा हनी कॉम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जितना पानी नीड है, जितनी रेशो वाटर सीमेंट रेशो कही है कि आपका 0.40 या 0.55 या 0.60 होना चाहिए, तो उतना पानी उसमें होना ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है जो एक इंटरव्यू क्वेश्चन पहले मैंने शूट के बारे में बताया था, क्या है मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप हमें कितनी देनी चाहिए शूट जो होती है जिससे हम कंक्रीट करते हैं। मतलब ये तो नहीं है कि टीएम ट्रांजिट मिक्सचर से डायरेक्ट हम कंक्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलाउबल होता है कि 1.5 मीटर दूर से ही हम कंक्रीट को फेंक सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा फेंकेंगे तो उसमें सेग्रीगेशन हो जाएगा, मटेरियल अलग अलग हो जाएगा, एग्रीगेट अलग, सैंड अलग, सीमेंट अलग। तो इस केस में हम शूट यूज़ करते हैं। तो शूट की स्लोप क्या होनी चाहिए, जो मैक्सिमम स्लोप आपकी होगी वो 1:2 होगी। 1:2 कैसे, हाइट हम अगर 1 मीटर ले रहे हैं तो उसकी स्लोप 2 मीटर तक वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर 2 मीटर ले रहे हैं तो वो 4 मीटर तक लंबी होनी चाहिए शूट। और मिनिमम कितनी स्लोप होनी चाहिए, 1 मीटर हाइट ले रहे हैं तो 3 मीटर वो लंबी होनी चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना ही आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द क्रैक। क्रैक क्यों आते हैं स्लैब में, क्या रीज़न होता है क्रैक आने का। देखो बहुत रीज़न होते हैं। अगर पोर क्यूरिंग हम करेंगे तो आएंगे, अगर पोर डिज़ाइन हमारा रहेगा तो आएगा, पोर वाइब्रेशन अगर हम करेंगे तो उसमें हमारे क्रैक्स आएंगे। अगर हम कवर कम रखेंगे स्लैब में या जो भी चीज़ कर रहे हैं तो हमारे क्रैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर पोर क्वालिटी का कंक्रीट हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी हमें चांसेस होते हैं। अगर थोड़ी भी मूवमेंट हुई, सेटलमेंट हुई फॉल्स वर्क की, जो शटरिंग की है, तो उसमें भी क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। अगर हाई वाटर वाटर रेशो कर देंगे तो उसमें भी, अगर समर ज़्यादा गर्मी होगी उससे भी, ज़्यादा ठंड होगी उससे भी, तो क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़ीरो स्लम्प क्या होता है, ज़ीरो स्लम्प हो गया जब आप वाटर रेशो कम कर देते हो, माल एकदम टाइट हो जाता है, तो उस केस में हम जीरो स्लम्प बोलते हैं। इसमें 4 सारे टाइप के स्लम्प देखने को मिलते हैं, जीरो, ट्रू, क्लैप्स और शेयर स्लम्प देखने को आपको मिलता है। तो इसमें मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ ओवर इन्फोर्समेंट। अगर हम किसी स्ट्रक्चर में ओवर इन्फोर्समेंट कर देते हैं, कॉलम है, बीम है, स्लैब है, तो क्या उसका क्या होगा। तो देखो होता क्या है, जब हम ओवर इन्फोर्समेंट कर देते हैं तो 3 टाइप की होती है। मतलब एक तो रहती है हमारी ओवर, बैलेंस और कम, मतलब बिलो रिइंफोर्समेंट। तो ओवर में होता है क्या, हम अगर स्टील ज़्यादा डाल देंगे तो वो जो स्ट्रक्चर होगा वो जो फेलियर के देता है, मतलब क्योंकि हमारा स्टील क्या होता है, टेंसाइल होता है। जब उस पर लोड पड़ेगा तो धीरे धीरे वो साइन, डिफ्लेक्शन का साइन शो करेगा, थोड़ा क्रैक दिखेंगे, फिर वो उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये फेल होने वाला है स्ट्रक्चर। लेकिन जब हम सरिया ज़्यादा डाल देंगे तो वो एक ब्रिटल स्ट्रक्चर हो जाएगा और कोई साइन नहीं देगा फेलियर का, एकदम से वो गिर जाएगा। अगर कैंटिलीवर बीम है या स्लैब है कैंटिलीवर, तो उस केसेस में ये चीज़ देखी जाती है सबसे ज़्यादा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द स्टील टेस्ट। कौन कौन से स्टील टेस्ट किए जाते हैं। देखो आपको नाम क्या क्या देना है। एक तो हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, स्टील का जो भी पार्ट होगा उसको हम चेक करेंगे कि प्रॉपर वो टेंसाइल है, ज़्यादा कार्बन तो नहीं है उसमें। कंप्रेशन टेस्ट करते हैं, कंप्रेस करके देखते हैं। बेंडिंग टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई क्रैक तो नहीं आ रहा। टॉर्जन टेस्ट करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं। ये 5 नाम आप ले लोगे तो काफ़ी हैं, ये इंटरव्यू को पता चल जाएगा कि इसको टेस्ट के बारे में पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंक्रीट टेस्ट। कंक्रीट के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो आपको नेम देने हैं। कंप्रेशन टेस्ट देते हैं हम मेनली, जो क्यूब टेस्ट किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं उसकी चेक। सेटिंग टाइम हम चेक करते हैं। एयर कंटेंट हम चेक करते हैं। बीबी टेस्ट करते हैं वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। स्लम टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट और एयर कंटेंट टेस्ट। इतने अगर आप नाम लोगे तो वो समझ जाएगा कि आपको पता है। अगला क्वेश्चन है इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता था, आजकल थोड़ा कम देखा जा रहा है इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है कंक्रीट का। तो इनिशियल जो रहता है हमारा वो 30 मिनट के इर्द गिर्द रहता है। आपको मिनिमम 30 मिनट बोल देना है। वो जो मैक्सिमम रहेगा वो 10 आवर या 600 मिनट वो रहता है हमारा जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इज़ द कवर फ्लैप स्लैब। स्लैब जो हम कास्ट करते हैं,
आगे मैं स्लैब भी बताने वाला हूँ, टाइप ऑफ स्लैब, 16 टाइप की स्लैब होती है। तो वो जब हम स्लैब कास्ट करते हैं तो उसमें कितने का कवर प्रेफरेबल होता है। कोड कहता है 15 mm का कवर हो तो बहुत अच्छा, लेकिन 15 mm का कवर वहाँ नहीं अच्छे से चल पाता, तो इसलिए हम क्या करते हैं 25 mm का कवर उसमें प्रोवाइड करते हैं स्लैब में, 25 mm का। अगला क्वेश्चन है ब्रिक स्ट्रेंथ इज मोर और कंक्रीट ब्लॉक, अगर कंक्रीट ब्लॉक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कि ब्रिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। देखो ये टाइप होती है, टाइप ऑफ ब्रिक, किस टाइप की ब्रिक यूज़ कर रहे हो, या टाइप ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। हॉलो ब्लॉक है तो उसकी थोड़ी कम होती है दो सॉलिड ब्लॉक से, और ब्रिक की थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू सॉलिड ब्लॉक। अगला है बट इज ब्रिक क्रशिंग स्ट्रेंथ, ब्रिक की क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होती है। मतलब तीन टाइप की हमारी ब्रिक आएगी, कॉमन ब्रिक या सेकंड या ए क्लास ब्रिक। तो जो कॉमन ब्रिक हम मोस्टली यूज़ करते हैं तो वो आपको उसकी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और जो सेकंड क्लास ब्रिक रहेगी उसकी मिलेगी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, और फर्स्ट क्लास ब्रिक की मिलती है 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और कुछ डबल ए प्लस ग्रेड होते हैं जो 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी उनकी मिलती है। आपको ये आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है बट इज बेस शेयर, इस पर मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छी वीडियो। बेस शेयर क्या होता है, बेस शेयर एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप ई टैब वगैरह सीखोगे ना तो उसमें आपको ये काफ़ी काम आएगी। बेस शेयर क्या होता है, मतलब हम एक जब भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं तो एक लेटरल जो फोर्स होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर है जो हमारा, अगर मैं अभी समझा नहीं पा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर है उसको नीचे से एक सिस्मिक की वजह से, मतलब अगर हम अर्थक्वेक की बात करें या कुछ भी कोई भी सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है उसकी वजह से लेटरल मैक्सिमम लेटरल फोर्स कितनी लग रही है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस शेयर जो हम बोलते हैं। एक मतलब जैसे जैसे हम बिल्डिंग की हाइट बढ़ाते जाएंगे सिस्मिक लेटरल फोर्स बढ़ती जाएगी, ऐसा होता है। मतलब उसको इसीलिए उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, कॉलम उसके उसी फेस में रखे जाते हैं जिस हिसाब से लेटरल फोर्सेस ज़्यादा लग रही हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस पर वीडियो ज़रूर आएगी। अगला है बट इज बेरिंग कैपेसिटी एंड हाउ टू डिटरमाइन इट, बेरिंग कैपेसिटी क्या होती है। बेरिंग कैपेसिटी हर चीज़ की अलग अलग चीज़ है। मतलब अगर हम बात करें सॉइल की तो मतलब एक बेरिंग कैपेसिटी एक चीज़ पता क्या है, कोई भी चीज़ है उसकी कैपेसिटी उसकी क्षमता समझने के लिए हम बेरिंग कैपेसिटी वर्ड यूज़ करते हैं। अगर कोई भी सॉइल है वो कितना लोड बेयर कर सकती है उसके बाद फेल हो जाएगी, वो उसकी एक बेरिंग कैपेसिटी हो गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हाउ मच इज द क्यूरिंग टाइम पीरियड, क्यूरिंग करने का क्या क्या टाइम होता है। देखो मिनिमम आपको 7 दिन क्यूरिंग करनी है, और अगर आपने एडमिक्सचर्स मिनरल वगैरह यूज़ किए हैं तो 10 से 14 दिन आपको क्यूरिंग उस चीज़ की करनी है, कोई भी स्ट्रक्चर है। ओके, अगला है हाउ मेनी टाइप ऑफ स्लैब एंड देयर हाउ टू डिज़ाइन। हाउ टू डिज़ाइन तो इसमें हम नहीं बात करेंगे कि कैसे हम उसको डिज़ाइन करेंगे, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो बेसिकली हमारी 16 टाइप की स्लैब देखी जाती है, नाम सुनते रहना, थोड़ा थोड़ा मैं उसके बारे में बताता जाऊँगा। तो सबसे पहली स्लैब रहती है हमारी फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब क्या हो गई, उसी में जो कंसील्ड बीम रहेंगे फ्लैट के स्लैब के अंदर ही बीम होंगे तो उसे हम फ्लैट स्लैब बोलेंगे। फिर हमारी 1 वे 2 वे हो गई उसमें। फिर हमारी होती है होलो कोर स्लैब। होलो कोर स्लैब कौन सी हो गई, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं एक प्रोजेक्शन जैसे निकाल देते हैं कॉलम से, और उसमें होलो ब्लॉक मतलब एक स्लैब होगी उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो हवा खाली स्लैब होगी, अंदर हवा है। जैसे होलो ब्लॉक होते हैं ना वैसी एक स्लैब होती है, उसको हम प्रोजेक्शन के ऊपर रख देते हैं। फिर होती है हमारी हार्डी स्लैब। हार्डी स्लैब में क्या होती है, होलो ब्रिक्स होती है ना, उनकी हेल्प उनसे हम पूरा वो छत बना देते हैं, वो हो गई हार्डी स्लैब। फिर वेफल स्लैब को क्या हो गई, तो हमारे वेफल्स निकले होते हैं, हमने जो वेफर खाया है वेफर, वैसे ही उसमें नीचे खड्डे खड्डे टके होते हैं। मतलब वेफल हम क्या करते हैं एक सब साइड के बीम जैसे बना देते हैं, बीच में वेफल्स रख देते हैं और उसमें कंक्रीट कर देते हैं, नीचे वो प्रोजेक्शन दिखती है वेफल्स की तरह। डोम स्लैब, डोम स्लैब क्या होगी, डोम जैसे हमारा ताजमहल का डोम है वैसी वाली स्लैब हम कर रहे हैं उसे हम डोम स्लैब बोलेंगे। फिर हो गई हमारी पिच रूफ स्लैब, और फिर हमारी हो गई पिच रूफ स्लैब क्या होगी, जैसे स्नो एरिया में देखो स्लोप्ड में ऐसे किया होता है कि जो भी ऊपर से स्नो पड़ेगी वो नीचे गिर जाए डायरेक्ट, तो उसी टाइप का मतलब एक बना दिया था, उसे हम बोलते हैं पिच रूफ स्लैब। फिर होती है स्लैब विद आर्चिस, नीचे आर्च की उसके ऊपर स्लैब कर दी, वो स्लैब विद आर्चिस हो गए। पोस्ट टेंशनिंग स्लैब हो गया, स्लैब करके उसको हम टेंशन उसकी टेंशन दे रहे हैं तो वो पोस्ट टेंशनिंग हो गया, और वैसे ही प्री टेंशनिंग पहले ही टेंशन दे दी है फिर हमने स्लैब कास्ट की। अगला है केबल सस्पेंशन स्लैब। केबल मतलब जैसे सस्पेंशन ब्रिज होते हैं उसमें जो स्लैब डाली जाती है उसको हम केबल सस्पेंशन स्लैब बोलेंगे। लो रूफ स्लूब हो गई, मतलब रूफ स्लैब जो ऊपर स्लैब आती है उससे नीचे कोई भी स्लैब हम करते हैं, मतलब जो
किचन की स्लैब कर रहे हैं, जहाँ अलमीरा की शेल्फ, उसे हम लो रूफ स्लैब बोलते हैं। प्रोजेक्टेड स्लैब मतलब कैंटिलीवर स्लैब आगे निकलोगे हमें प्रोजेक्टेड स्लैब बोलेंगे। ग्रेड स्लैब हमारे नीचे मतलब मिट्टी पे हम कोई स्लैब करेंगे वो ग्रेड स्लैब हो गई। फिर संकन स्लैब, जहाँ संक होगा उसकी स्लैब को हम संकन स्लैब बोलते हैं। ये 16 टाइप की स्लैब आपको देखने को मिलेगी। हाउ मैनी आर द टाइप ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं? काफ़ी टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली हम साइड पे जो यूज़ करते हैं वो कंट्रोल जॉइंट करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट करते हैं, सेटलमेंट जॉइंट करते हैं, सिस्मिक जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट, ये सब जॉइंट्स हम बेसिकली यूज़ करते हैं। वाई जॉइंट्स आर प्रोवाइड, जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। कंट्रोल जॉइंट हम प्रोवाइड करते हैं कि क्रैक्स नहीं आए, उसके लिए हम करते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट भी वही चीज़ है। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट भी उसी लिए कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें क्रैक्स नहीं आए, जब एक्सपेंड हो तो उसमें क्रैक नहीं आए, सेटलमेंट हो तो तब क्रैक नहीं आए। तो उसी चीज़ के लिए जो भी काज हो उसके लिए हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन 100 MQ। तो एक 100 MQ में कितनी ब्रिक्स होती हैं? अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें 19 इंच बाई 9 इंच बाई 9 इंच की ब्रिक, तो 1 MQ में वो 500 ब्रिक होती हैं। तो 100 MQ में हो गए 50,000 ब्रिक हमारी 100 MQ में होगी। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ DPC एंड इट्स थिकनेस यूज्ड। टाइप ऑफ DPC को होती क्या है? डैम प्रूफ कोर्स। तो कितने टाइप की होती है? वो बेसिकली काफ़ी टाइप की आती हैं, लेकिन हम मोस्टली यूज़ करते हैं कंक्रीट की लेयर यूज़ करते हैं 30 से 40 mm की, जहाँ कोई मेम्ब्रेन डाल देते हैं, जहाँ हम केमिकल यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम 3 चीज़ें मोस्टली यूज़ करते हैं DPC में। बट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट शेप इन द बिल्डिंग। स्ट्रॉन्गेस्ट शेप क्या है बिल्डिंग की? अगर हम सर्कल कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है, और अगर कोई ऐसे शेप हम देखें तो ट्राइंगल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शेप है। अगर हम ट्रस की बात करें तो वहाँ इसलिए हम ट्रस में ट्राइंगल शेप की चीज़ें प्रोवाइड की होती हैं। अगला क्वेश्चन है जो व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ सॉइल। एवरेज डेंसिटी कितनी लेती है? 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन है द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर बीम एंड स्लैब। तो कितना स्लम्प होना चाहिए? अगर हम वो बात करें पंप से माल कंक्रीट कर रहे हैं तो बीम और उसके लिए स्लैब के लिए 120 to 130 करेंगे। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें वो स्लम्प 100 से 120 रखना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉइल रीइंफोर्समेंट। सॉइल रीइंफोर्समेंट क्या है? तो हम सॉइल की कैपेसिटी बढ़ाएं। अगर हम उसमें ऐड करें सॉइल नेलिंग करें, या कोई जिप्सम ऐड करें, या सीमेंट ऐड करें, उसको प्रॉपर बनाएं, तो वो उसकी रीइंफोर्समेंट होगी। मतलब उसके हम स्ट्रेंथ बढ़ाएं किसी भी तरीके से, वो उसकी सॉइल रीइंफोर्समेंट होगी। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन बिल्डिंग। मतलब जो कॉलम है वो एक कंप्रेशन मेंबर है, वो मतलब एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। तो उसका काम क्या होता है? वो लोड लेता है स्लैब का लोड बीम पे, बीम के थ्रू कॉलम पे, कॉलम के थ्रू फुटिंग, फुटिंग के थ्रू सॉइल पे काम जाता है। तो वो फंक्शन बेसिकली कॉलम का रहता है बिल्डिंग का। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ग्रेड M5 एंड M7.5। तो ये है M5 की होती है 1:5:10, और M7.5 की होती है 1:4:8, और 1 हो गया हमारा सीमेंट, फिर हमारा सैंड, और फिर हमारा एग्रीगेट। कैसा आपका रिज्यूम होना चाहिए कि आप जॉब पे अप्लाई करो तो आपको जॉब भी मिल जाए, और क्या क्या चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, और क्या क्या रिज्यूम पे आपको डालनी है, क्या स्किल्स डालनी है, और कैसा मतलब आपका रिज्यूम होना चाहिए कि आपकी जॉब की गारंटी हो जाए रिज्यूम को देख के ही। तो आपके लिए एक रिज्यूम का सैंपल बनाया है CV का। तो जैसे सामने आप देख रहे हो, सबसे पहले आपका हेडलाइन पे ऊपर नाम होना चाहिए, जो भी आपका नाम है, उसके साथ आपका फ़ोटोग्राफ आपका CV पे अटैच होना चाहिए। फिर आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, और लिंक्डइन का अकाउंट अगर आपका है तो बना लो। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जेन्युइन कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं, और एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जॉब्स के लिए। तो आपको लिंक्डइन पे अकाउंट होना ही होना चाहिए। फिर अगली चीज़ जो मेन रहती है वो है करियर ऑब्जेक्टिव। आपको कभी भी करियर ऑब्जेक्टिव जो कॉपी पेस्ट वाला काम कभी नहीं करना है। सिंपल सा करियर ऑब्जेक्टिव रखना है कि जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरे पास टेक्निकल नॉलेज है, वो मैं अच्छे से एग्जीक्यूट करके आपकी कंपनी को ग्रोथ तक ले जा सकता हूँ, कि हम दोनों मतलब मैं भी ग्रो करूँ, मेरे साथ मेरी कंपनी भी ग्रो करें। तो इससे मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए कंपनी को, कि नहीं जो हम एम्प्लॉय ले रहे हैं, ये नहीं है ना कि 6 महीने बाद छोड़ के चला जाए। ऐसा एम्प्लॉय उनको कभी नहीं चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय उनको ऐसा चाहिए जो कंपनी के बारे में सोचे, एज ए फैमिली वर्क करे, एज ए फैमिली ग्रो करे कंपनी में। ऐसा एम्प्लॉय हमेशा कंपनी ढूंढती है। तो आपको, आप अगर चाहो तो करियर ऑब्जेक्टिव यही डाल सकते हो, जैसे ऊपर लिखा है कि जो मैं अपनी स्किल्स है वो यूटिलाइज करूँगा, जो और मेरी जो ग्रोथ होगी, मेरी ग्रोथ हो एज वेल मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उसकी भी साथ साथ में ग्रोथ होती जाए।
ये हो गई पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरी, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका जो रहेगा, अगर आपने बीटेक की है, डिप्लोमा की है, किस यूनिवर्सिटी से की है, कहाँ पास आउट हो, वो आपको डालना है। आपकी जो हायर एजुकेशन और उससे लोएस्ट, मतलब ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 8th 10th जो भी, वो ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हो तो आप डाल सकते हो काफ़ी जो भी आपकी पुरानी क्वालिफिकेशन है। अगर आप एक्सपीरियंस हो 6 मंथ 1 साल, तो मेनली आपने फोकस क्या करना है, एक्सपीरियंस पे। कंपनी को क्या चाहिए, काम पर प्रैक्टिकल वर्क चाहिए। तो आपको देखो सामने देख रहे हो, जैसे इधर डाला है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपको डालना है। जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, जो भी प्रोजेक्ट आपने किया, जहाँ प्रपोज स्कूल कॉम्प्लेक्स इन फेज 2 और 3 ये कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, टेंडर की वैल्यू डालिए, कितने करोड़ का प्रोजेक्ट था, कितने लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें आपने क्या क्या वर्क किया, क्या क्या काम रहा, वो सब चीज़ें आप में उसमें फिलअप करनी है। प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल देनी है। ये एक चीज़ है, एज ए फ्रेशर आप ये मेंशन क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इधर मेंशन कर सकते हो अपना जो प्रोजेक्ट रहेगा, जहाँ आपने जो ट्रेनिंग की है, सर्वे कैंप लगे हैं, वो चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिर अगली चीज़ जो आपको अपने रिज्यूम पे दिखानी है, वो है प्रोजेक्ट हैंडल। कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल किया है, पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा आपका, ड्यूरेशन कितनी थी, डिटेल क्या थी, और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी आपकी। ऑटो लेवल किया आपने, रैम्प वर्क किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, जो भी काम किया आपको अपने रिज्यूम पे दिखाना है। और कभी भी फेक या झूठ कभी रिज्यूम पे नहीं लिखना है, क्योंकि जो इंटरव्यू के क्वेश्चन पुटअप होंगे आपके रिज्यूम को देख के पुटअप होंगे, आपके एक्सपीरियंस को देख के पुटअप होंगे। तो इसलिए कभी भी फेक चीज़ कभी भी आपको रिज्यूम में नहीं डालनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम टेक्निकल स्किल से। तो कंपनी क्या क्या मांगती है, देखो कोई भी वर्क रहेगा, बिल्डिंग का, रोड का या टनल का, तो लेआउट का वर्क अगर वो आपको आना चाहिए, साइट की इंस्पेक्शन, सुपरविज़न, फिर आपको जो बिल ऑफ क्वांटिटी होती है, BOQ, एज़ पर शेड्यूल ऑफ रेट्स, SOR के अकॉर्डिंग वो प्लानिंग करना, आपको जो बार वेंडिंग शेड्यूल रहता है आपको खुद ऐसे मैनुअली या MX एक्सेल में आपको बनाना आना चाहिए। फिर क्वांटिटी सर्वे रहती है जो कंस्ट्रक्शन वर्क का, रेट एनालिसिस, ऑन साइट बिल्डिंग मटेरियल टेस्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग ऑफ बिल्डिंग, यूज़ ऑफ ऑटो लेवल इन लेवलिंग एंड काउंटरिंग, आपको जो लोड कैलकुलेशन वो आपको आना चाहिए, कॉस्ट एनालिसिस आनी चाहिए CPW के अकॉर्डिंग। ये सब बेसिक स्किल्स आपको आनी चाहिए। मैंने यही कहा था कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए और स्किल्स क्या क्या चाहिए, दोनों इसमें आपको कवर अप होंगे। यहाँ पे आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स डालनी है। जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, जो आपको आता है, वो आपके रिज्यूम पे शो होना चाहिए, जो आपको दिखना चाहिए। मेनली यही रहता है। रिज्यूम का काम क्या होता है, आप तो अंदर नहीं जाओगे डायरेक्ट, पहले आपका रिज्यूम जाएगा किसी भी कंपनी के पास। मेरे को काफ़ी कमेंट्स आते हैं, सर इतनी जॉब पे अप्लाई कर चुके हैं, जॉब नहीं मिल रही। क्यों मिलेगी, अगर आपका रिज्यूम अच्छा नहीं होगा, उस पर डिस्प्ले नहीं होगा कि आपको आता क्या है। तो ये चीज़ें आपको डालनी है। बाकी अगर हम बात करें कंप्यूटर स्किल्स की, आजकल देखो टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, कंप्यूटर पर सब आ गया। ड्राइंग भी आपको ऑटोकैड की 2D 3D ड्राइंग्स आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो टैब, स्टैट प्रो, रिविट, ये चीज़ें, टैब, MS ऑफिस, MX एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर्स आपको आनी चाहिए। अगर आपके रिज्यूम पे ये चीज़ें दिखती हैं तो जो इंटरव्यूअर होगा, जहाँ कंपनी होगी, वो आपको सोचेगी कि नहीं इसको नई चीज़ें आती हैं, तो इसको हायर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या बात करें, जो आपने पुराना वर्क किया होगा, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको जो चीज़ का नॉलेज होगा कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखो कि मैं इस चीज़ को करवा सकता हूँ अच्छे से, इस चीज़ को अच्छे से टैकल कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, वो चीज़ रिज्यूम पे मेंशन करो, जैसे जो भी आपको नॉलेज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फेक की, जैसे मैंने बात करा फेक स्किल्स, फेक कुछ भी आपको रिज्यूम पे नहीं डालना है, क्योंकि आप सेलेक्ट तो हो जाओगे, मेरिट में आ जाओगे, फिर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा, जब उसमें क्वेश्चन पुटअप होंगे, तो आप एक फेक पर्सन दिखोगे इस इंटरव्यू में, तो आपको कंपनी कभी हायर नहीं करेगी। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ें और जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही आपको अपने रिज्यूम में दिखानी है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल डाल देनी है, अपना फादर नेम, फादर का क्या है, मतलब फादर क्या करते हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको, लैंग्वेज क्या आती है, मार्शियल स्टेटस आपका, मैरिड हो अनमैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको डाल देना है। ये बेसिक चीज़ें आपको उसमें फिलअप कर देनी होती हैं। तो यही है चीज़ें, थोड़ी चीज़ें आपको CV पे बनाते टाइम ध्यान रखनी है कि आपका नॉलेज उसमें दिखना चाहिए, आपकी स्किल्स उसमें दिखनी चाहिए, आपने प्रोजेक्ट क्या किया, आपने उसमें वर्क क्या किया है, और बेसिक डिटेल आपको इसमें उतना ही डालना होता है, और ज़्यादा कुछ भी आपको रिज्यूम में नहीं मेंशन करना है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका अच्छा रिज्यूम कैसे बन सकता है और क्या क्या चीज़ें आपको कैसे दिखानी है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहता है आप कमेंट करना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्राइवेट जॉब के भी लिंक मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब के भी लिंक मिलेंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो civilsitevisit.com है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपको IAS कोड मिलेंगे फ्री में, इंटरव्यू के क्वेश्चन मिलेंगे, 2000+ इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो तैयार करो, देखो उसमें जाके और स्पेसिफिकेशंस भी हैं जो आपको बिल्डिंग वर्क में काम आएंगी, CPWD की भी हैं।
तो काफ़ी चीज़ें हैं वेबसाइट पे, आप वहाँ पे जाके विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। थैंक यू गाइस।